हाजिर हूं, मैं हूं मनीष अवस्थी। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नीति या कानून बनाना ही नहीं, बल्कि उसे जनता को भरोसे में लेकर शांति पूर्वक लागू कराना भी होती है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ तबकों में असमंजस और भारी विरोध है। बीच सरकार, मंत्री और नेता जैसे बयान दे रहे हैं वो हैरान करता है। रेल राज्य मंत्री सुरेश आंगड़ी ने कह दिया कि प्रदर्शनकारियों को देखते गोली मार दो, तो बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े ने कह दिया कि गद्दारों को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। उनकी नजर में कौन गद्दार है ये वही जाने, मगर मेघालय के राज्यपाल की नजर में विरोध करने वालों को उत्तर कोरिया चले जाना चाहिए। ऐसे बयान अफवाहों से खौफजदा मुसलमानों का डर और बढ़ाते हैं। और कोई सवाल भी खड़े होते हैं तो सवाल ये है कि सीएए पर संवाद के बजाय सख्त बयान क्यों दे रहे हैं? जनता गुस्सा दिखाएगी तो क्या पुलिस गोली चलाएगी? नागरिकता पर हर सवाल का जवाब क्या डंडे से मिलेगा? नागरिकता पर सवाल पूछने वाले गद्दार आखिर कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों का अविश्वास सरकार की नाकामी है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। Shoot them at sight. जब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने का विभाजन धर्म के आधार पर? सीएए पर सरकार के सख्त रुख से बना डर का माहौल। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बयानों ने भी बढ़ाया डर। Shoot them at sight. मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश रही बेअसर। कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। एक बार नहीं, पीएम मोदी बार बार यही बात कह रहे हैं। नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को समझा रहे हैं। देश के मुसलमानों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहे हैं। फिर भी सीएए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर फैली अफवाह से पैदा खौफ खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद पब्लिक को सिर्फ इस चीज की परेशानी है जो पब्लिक भ्रम में चल रही है कि 7 साल का बिल लाओ, माँ बाप का लाओ, वो लाओ, उसमें लोग परेशान है। जब मोदी जी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना, मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, सही है ना? हाँ रहेगा, मालूम है, और हमारा हम रहेंगे इसके अंदर। मगर अपने मुंह से एक बार ये भी कह दो, मुझे किसी की जानकारी है कुछ उसे बिल वापसी ले, नागरिकता दे। अब मुसलमान कहाँ से इतनी नागरिकता लाए? जो यहाँ का नागरिक है, पैदा हुआ तो यहाँ का नागरिक है, अब बिल कहाँ? इन बयानों से साफ है कि ज्यादातर लोगों तक कानून की सही जानकारी पहुंची ही नहीं, लिहाजा इन्हें शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की जगह अपनी नागरिकता जाने का डर सताने लगा है। और उसके विरोध में प्रदर्शन करने पर इन्हें मंत्री सुरेश आंगड़ी जैसे इन बयानों से साफ है कि ज्यादातर लोगों तक कानून की सही जानकारी पहुंची ही नहीं, लिहाजा इन्हें शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की जगह अपनी नागरिकता जाने का डर सताने लगा है। और उसके विरोध में प्रदर्शन करने पर इन्हें मंत्री सुरेश आंगड़ी जैसे नेताओं का बयान और डरा देता है। I strictly warn the concerned district administrations and our railway authorities, if anybody destroys the public property, including railway, I direct as a minister shoot them at sight. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का बयान भी आग में घी डालने जैसा है। हेगड़े ने ट्विटर पर लिखा, अगर सीएए एनआरसी के लिए मोदी शाह की जोड़ी न होती तो देश आपे से बाहर हो गया होता। हमारा देश फर्जी और भाड़े के विरोधियों की पहचान करने में सक्षम है और बहुत जल्दी गद्दार इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। मुसलमानों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय लोग भी कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिन्हें समझाने की जगह मेघालय के राज्यपाल ने विरोध करने पर उत्तर कोरिया जाने की सलाह दे डाली। राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा, विवाद के वर्तमान माहौल में 2 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला ये कि देश को कभी धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था। दूसरा ये कि लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है। अगर आप इसे नहीं चाहते तो उत्तर कोरिया चले जाइए।
ऐसे बयानों और तमाम विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कानून से किसी नागरिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता तो देकर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है, इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर। ऐसे बयानों से शरणार्थियों का उत्साह तो बढ़ जाता है, मगर मुसलमानों में भरोसा क्यों नहीं बढ़ता? क्या इसीलिए कि घुसपैठियों को भगाने के लिए भी अमित शाह की प्रतिबद्धता बनी हुई है? मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि एनआरसी से किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बाहर नहीं कर सकता और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, क्योंकि विपक्ष ने उनमें भय फैलाया है। मगर जो घुसपैठिए हैं वो कोई भी हो, उनको देश से जाना ही होगा। नीतियों को लेकर किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, मगर उसे लागू करने से पहले जनता को भरोसे में लेना भी सरकार का काम है। ये काम नीतियों और योजनाओं के व्यापक प्रचार, जागरूकता अभियान, आशंकित तबके से संवाद और कई दूसरे तरीकों से किया जाता है। सवाल है कि क्या सरकार से सीएए के मुद्दे पर यही चूक हो गई, जिससे लोगों को न तो कानून ठीक से समझ आ रहा है, न उस पर भरोसा हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। नागरिकता कानून बिल को लेकर, जी हां, मुसलमानों के मन की बात। आज देश का सवाल में मैं ये कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों धधक रहा है दिल्ली का दिल। और जी हां, इसके साथ साथ ये कोशिश भी होगी कि आज जितने मेहमान बैठेंगे उनमें आपस में एक राय बने कि जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो डर फैलाया जा रहा है, क्या वो उसके पीछे सियासत है? और अगर सियासत है तो मैं कोशिश भी करूंगा कि आज उनके चेहरे भी बेनकाब हो। हालांकि आपने रिपोर्ट में देखा, वो सारी बातें समझने की, समझाने की हमने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जरूरी है कि दोनों पक्ष आपस में बैठें और आखिर एक मशवरे पर पहुंचे, एक राय पर पहुंचे कि जो बाहर हो रहा है वो केवल और केवल सियासत है। जी हां, मोदी सरकार 2 जब आई, आपका साथ, आपका विश्वास, तो आखिर क्यों फैला है अविश्वास? जी हां, नागरिकता बिल पर है बवाल, इसलिए है देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। अभी आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मेहमानों को देख रहे हैं, इससे ज्यादा और मेहमान अभी जुड़ेंगे। जी हां, लेकिन जरूरी यह है, मैं सारे मेहमानों को, आप लोगों को यह इल्तिजा करता हूं, यह बताना चाहता हूं, यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। इस मंच को आप उकसाने, डराने और भड़काने का मंच ना बनाएं। इसके साथ साथ ये मर्यादा रखें आप कि यहां किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना हो। बेखौफ होकर बोलिए, लेकिन अपनी मर्यादा और सीमाओं में रहते हुए। जी हां, तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी यासिर जिलानी साहब। आप आरएसएस मुस्लिम मंच के हैं और आप बेबाकी से वो सारी राय और बात रखते हैं जो संघ सोचता है। संघ के नजरिए में अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा है, आज आप बताएंगे। और यासिर साहब, आज आपको यह भी कोशिश करनी होगी कि जो भ्रम फैला हुआ है, जो डर है, जो संदेह है, उसको आज आप दूर करने की कोशिश करेंगे। जी हां, मेरे साथ हाजिक खान साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये भारत देश एक मजबूत देश है और यहां पर देने की बात हुई है नागरिकता बिल में, लेने की नहीं, नागरिकता देने की बात है, छीनने की नहीं। मेरे साथ अनीस मलिक साहब, जी हां, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेहरुद्दीन रंगराज साहब, आप भी हमारे साथ हैं। आप बताएंगे कि आखिर ये किस तरह का विरोध है, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? तो इन्हीं सारी बातों को लेकर और हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह। अनिला सिंह जी, आज आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हां, जिम्मेदारी ये कि दिल्ली धधक रही है, पूर्वोत्तर की आग दिल्ली आ गई है, तो ये आग आखिर कब बुझेगी, कौन रोकेगा? अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सबसे पहला सवाल ये, प्रियंका गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या बंटवारे के? अनिला जी, अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यासिर साहब,
अनिला जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खामी है, हमारा पीसीआर उसे ठीक कर रहा है। आपसे वही सवाल, प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या बंटवारे के, ये प्रियंका गांधी कह रहे हैं। देखिए, मुझे हैरानी होती है प्रियंका गांधी जैसे लीडर पे, जो अपोजिशन की जिम्मेदारी है वो निभाने के बजाय वो प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करके वो अपनी जो उपस्थिति है, जो बिल्कुल जीरो हो चुकी है अभी भारत में कांग्रेस की, वो उसे दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, जो होगी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो मैसेज लगातार आप पिछले 2 दिन से देखिए, जो माइनॉरिटीज को लेके और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों को लेके उन्होंने जो बात कही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, ये भारत आपका है, ये मुल्क आपका है। तो मुझे लगता है कि जब देश का वजीर आजम इस तरीके से आगे बढ़ के आपको गले लगाने की बात करता है, जो पिछले 6 साल से कर रहा है, तो मुसलमानों को किसी ऐसे लीडर के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए जो उनको वरगला रहे हैं, उनके अंदर उन्माद फैला रहे हैं, उनमें डर डाल रहे हैं कि आपको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। आप तो जानते हैं, आप हमारे दस्तूर, हमारे आईन जिसको संविधान कहते हैं, उस पर यकीन करने वाले भारत के लोग हैं। और जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, मनीष जी एक 10 सेकेंड, जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग के साथ। मैं बात कहना चाहूंगा, आप तो बीजेपी तो संविधान जलाने की बात करती है, उनके एक एमपी ने कहा था संविधान को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, संविधान बाबा साहब को ये बिल्कुल मानते नहीं, बाबा साहब की कोई बात कोई सहमति नहीं है। मुझे नहीं मालूम कहां से लेके आए हैं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप सदानंद बोर्ड है कि वजीर दाखिला आप ही का एमपी है, उसने कहा है संविधान को जला दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी आज और कल, आज का उनका ट्विटर अगर आप देखेंगे, ये जो देश है ये संविधान से ही ये चल रहा है और देश का कानून से नहीं है, ना कि किसी से। मैं प्रियंका गांधी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं आपसे प्रियंका ने बिल्कुल सही बात कही, मोदी जी बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और वो बांटने की जब से 6 साल से आए बांटने की राजनीति ही कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू अलग वाले में कर दिया, मुस्लिम अलग वाले में कर दिया। खैरुद्दीन साहब, आज कोशिश ये है कि आज हमारे जितने देश के अल्पसंख्यक हैं, उनके मन में जो डर है, वो डर है, डर पैदा किया जा रहा है या कोई डरा रहा है, उसको आज साफ करने का मंच बने। इस मंच से रंगराज साहब, मेरी आपसे देने का अधिकार, एक छोटी सी गुजारिश है, इस गुजारिश को समझिए, ये देश अमन चैन का है, विकास की एक नई तस्वीर बिठाना चाहते हैं। पत्थर पर लिखी इमारत है, भारत एक शक्ति है। सीसीए ये अमेंडमेंट, अनिला जी संविधान के खिलाफ बिल है, इसका विरोध करते हैं। मेहरुद्दीन जी, अभी हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दिलदार बेग साहब भी जुड़ चुके हैं और मोहम्मद बिलाल साहब भी स्टूडियो में। अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी, कैन यू हियर मी? कैन आई फिनिश माई? जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन उसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री है। जी। मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अलग अलग जगह ये कह रहे हैं, चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मुसलमान नेता हैं। जी। किसने तकरीर दी, किसने मस्जिदों में जाकर मुसलमानों को साथ लेकर मौलानाओं के साथ बैठक करने की कोशिश की कि इस तरह का कानून आ रहा है? आप लोग ये कोशिश करें कि ऐसी कोई भावना न पैदा हो, संदेह पैदा ना हो, जो डराने की कोशिश करें उनको आप रोकिएगा। ऐसी कोई कोशिश और पहल क्यों नहीं हुई? मैं बीजेपी के 2 लीडर्स को जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। उन लोगों ने लगातार पिछले 1 हफ्ते से, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, या शहनवाज हुसैन साहब हो, अरे आप या तो बात सुनिए मेरी, उन्होंने तमाम उनके, आप मीडिया के बाइट्स देखिए, उन्होंने अपील करी है। शहनवाज साहब ने तो यहां तक आगे बढ़ के कहा है कि भारत के जो भूमिपुत्र मुसलमान हैं, जिन्होंने 1947 में जिना के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके अगर आपको लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना है तो आप उनके बीच जाकर बात करेंगे। मैं पिछले 24 घंटे साहब आ रहा हूं, मैं पिछले 24 घंटे से जामिया कैंपस में था। मैंने
भारतीय जनता पार्टी के दो नेता जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, मनोज तिवारी और विजय गोयल साहब को, पूरे जो एहतजाज चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान वो 5 से 7 घंटे वहां रहे। जो चिड़िया चुग गई। हाजिक साहब, मेहरुद्दीन साहब आ रहा हूं आपके पास, अनीस जी भी। हाजिक साहब, देखिए, जब ये देश आजाद हुआ, इस देश का संविधान बनाने के लिए जो 300 आदमी की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, सदर थे। इस संविधान को बनाने वाले निर्माता सारे के सारे पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे। उन्होंने एक संविधान, सेकुलर संविधान बनाया था, जिसके अंदर धारा 14 और धारा 21 तय की थी कि भारत में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी इक्वल हैं, कोई एक दूसरे पे बढ़ोतरी नहीं है। भारत का संविधान ये है कि यहाँ रहने वाला नागरिक हिंदुस्तानी है, लेकिन आप ऐसा संविधान लाना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के, गांधी जी के संविधान का कत्ल करके आप एक नया संविधान लिखना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। विरोध इस बात का हो रहा है, ये लिखना चाहते हैं आप कि आपने पढ़ा है। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट से, हम प्रेसिडेंट से, आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खा के इस बात को तय करके आए थे कि वो पाकिस्तान हिंदू मुक्त बनाएंगे, बांग्लादेश हिंदू मुक्त बनाएंगे। तकनीकी तौर पर जो खराबी थी, बीजेपी की प्रवक्ता फिर जुड़ चुकी हैं एक बार। अनिला जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। अनिला जी, आपका स्वागत है। लेकिन बहस, आप जानती हैं कि आज बहस किस मुद्दे पर है, और ऐसे मुद्दे पर है जहां पर आज सबसे बड़ी भूमिका आप ही की दिखाई देती है कि वो संदेह दूर करना है, वो भ्रम दूर करना है कि आखिर सरकार जिस लाठी से इस बिल को लेकर हाँक रही है, क्या उससे देश में अमन चैन बना रहेगा? देखिए, ये जब सीएए में तब्दील हुआ तो 2 बात तो सिद्ध हो गई। एक बात ये सिद्ध हो गई, जब पार्लियामेंट में लगातार बहस हुई, अनिला जी, आपका जवाब? मैं 10 सेकंड का जवाब दूंगा। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि तकनीकी खराबी के कारण आप बीजेपी की प्रवक्ता को नहीं सुन पा रहे हैं। यासिर साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मेहमान। 10 सेकंड। देखिए, अभी आज ही जो दिल्ली के शाही इमाम हैं जामा मस्जिद के, उनका बयान भी मुसलमानों को देखना चाहिए। उन्होंने क्लियर कहा है कि सीएए से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, इससे डरे नहीं, उसको जानने की कोशिश करें, उसको करने की कोशिश करें। अब इनको संविधान मालूम नहीं है, मैं इनको क्या बोलूं बताइए। मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं इमाम बुखारी साहब, एक अनीस जी, आप लोग सब विद्वान लोग हैं और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के मन में क्या है, आप लोगों का बोला कहा और जो दर्शक देखेगा सुनेगा उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये सार्थक बहस होगी। यासिर जी, आपने अपनी बात पूरी की। हाजिक साहब, देखिए, इमाम बुखारी साहब पे बोलिएगा। उन्होंने आज कहा है, इमाम बुखारी साहब ने जो कहा है, बिल्कुल कहा है कि देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। हम भी कहेंगे देश के लोगों से कि आप अगर किसी प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं किसी बिल का, तो विरोध कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को डैमेज नहीं करना, बस नहीं जलाना, ये हम भी संदेश देना चाहेंगे। लेकिन इस पर विचार इस बात पर करना चाहिए सरकार को कि इस देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको अलग करके एक नई पहल करी कि 6 मजहब के लोग उसमें शरीक हैं, एक नहीं, क्यों नहीं भाई? हमारे दुनिया का दुनिया का संविधान ये, इंसानियत का संविधान, मानवता का संविधान ये है कि एक औरत, उसके पेट में बच्चा है, वो एक एरोप्लेन से उड़ रही है और उड़ते उड़ते उसके हवा में बच्चा, भाई हमारे दुनिया का दुनिया का संविधान ये, इंसानियत का संविधान, मानवता का संविधान ये है कि एक औरत, उसके पेट में बच्चा है, वो एक एरोप्लेन से उड़ रही है और उड़ते उड़ते उसके हवा में बच्चा पैदा होता है, तो 3 मुल्क नागरिक नंबर एक उस मुल्क का, जिस मुल्क का रहने वाला, ये वो पड़ोसी मुल्क कभी नहीं सोचे, ये वो पड़ोसी मुल्क कभी नहीं सोचे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जुल्मो सितम ढाए जा रहे थे, क्या उनको मानवता नहीं आई? जुल्मो सितम वहां पे सियाओं पे भी हो रहे हैं, वहां पे वहाबियों पे भी हो रहे हैं, आप उन्हें भी नागरिकता दीजिए देश की, आपने मुसलमान का नाम कट क्यों किया? मुझे इस पर जवाब चाहिए। जी मेहरुद्दीन जी, जवाब मिलेगा। अनिला सिंह जी फिर जुड़ चुकी है।
अनिला जी, आप यहां पर मौजूद मेहमानों को सुन रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, पहली बात तो ये है कि मैं एक इनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। जो ये अभी उदाहरण दे रहे थे कि एक हवाई जहाज में एक प्रेग्नेंट महिला ट्रेवल कर रही है और डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे का सिटीजनशिप क्राइसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नए कानून आ गए हैं, जानकारी को दुरुस्त कर फिर बैठा करिए, सही उदाहरण दिया करिए। देखिए मनीष जी, फोन कटा था, उससे पहले मैं एक बात कह रही थी कि जब सीएए बना है उस दौरान एक चीज तो दो चीज सिद्ध हो गई। एक तो लगातार पार्लियामेंट में खूब डिबेट हुई है, वहां जनप्रतिनिधि बैठते हैं, पूरे देश के जनप्रतिनिधि बैठते हैं जो वहां के अपने आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। खूब बहस होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ और एक्ट बहुमत है उसमें, इसलिए दो चीज क्या सिद्ध हो गई, ऐसा राजनीतिक दल जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है हमारे देश, अगर बिल पास हो जाता है तो मतलब वो सही हो गया, वो संविधान के अनुसार सही हो गया। सभी लोगों ने विरोध किया संसद में। ये स्टूडेंट जितने लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ, मतलब ये सब लोग गलत है। आप लोकसभा में जो बहस हुई, आपका पूरा वहाँ पे पूरा समर्थन है, आपके 305 विधायक वहाँ हैं, आपने वहाँ पे भी एमपी और वहाँ पे राज्यसभा भी आपने बिल पास करा लिया आपकी मेजोरिटी के कारण। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप सही हो। लेकिन मेहरुद्दीन साहब, एक चीज बताइए, आखिर इस बिल में आपने पढ़ा लिखा समझा, लेकिन आप अपने कौम के लोगों को समझा नहीं पा रहे। इस बात को तो मानिए आप, यहाँ पर कहाँ लिखा है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को यहाँ पर डरना है, उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता। नहीं तो नागरिकता छीनी जाएगी, ये कहाँ लिखा है जी? नागरिकता छीनी जाएगी या नागरिकता पर खतरा है, ये कहाँ लिखा है? देखो जी, मैं सीएबी और एनआरसी, मैं इन दोनों को एक ही मानता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है सीएए के खिलाफ मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि ये संविधान के खिलाफ है। मोहम्मद बिलाल, देखिए, मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब है, और गंगा जमनी तहजीब में सभी का योगदान है। और जो सीएबी और एनआरसी, सबसे पहले तालीम की रोशनी से कई तरह चीजें को खुलासा होता है। हमें ये जानना चाहिए कि वो वस्तु स्थिति क्या है। ये मुल्क सबका है और मेरा ताल्लुक भाईचारा मिशन से है। और मैं बता दूं सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क को कि एक मस्जिद ऐसी है जिसमें पिछले 40 सालों से सभी धर्मों के लोगों का जोड़ होता है, जहां से अमन, मोहब्बत और शहीदों के सपनों का भारत बने, ये पैगाम में मोहब्बत फैल रहा है। तो आज सरकार की, मैं संविधान की रोशनी में कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान, जिसकी बदौलत ये सरकार बनी है, संविधान कतई इजाजत भेदभाव की नहीं देता और हमें ना डर है। अगर मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से डरता है। बिलाल जी एक मिनट। अनीस जी, ये बताइए, आपको डर नहीं लगता, लेकिन ये डर कोई फैला रहा है। यासिर जिलानी भी यहाँ बैठे हैं, ये भी मुसलमान है, इनको कोई डर नहीं लगता, इनको ये भी डर नहीं है, ये भी खतरा नहीं है इनकी नागरिकता पर कोई खतरा है। को डर नहीं लगता, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 1947 की लड़ाई में हर मुसलमान ने आपने कोई भाषण सुना है क्या? आपने ये जो अभी लाइन कही, क्या लाइन कही? हालात पर बोला मैं। नहीं, आपने क्या लाइन कही? आपने क्या लाइन कही? अनीस साहब एक बार वो लाइन आप कहिए जो आपने कहा। ये मैंने कहीं सुना था, व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। ये हिंदुस्तान किसका है? ये दिल्ली के किसी नेता ने। हालात देखिए ना, हालात कैसे हो रहे हैं। इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है और जो प्रोटेस्ट बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से स्टूडेंट्स ने किया, लोगों के कहने पे, अफवाहों पे अगर आप काम करेंगे तो ये तो हालात ऐसे होंगे ना। जब वो कर रहे थे, उनमें कुछ ऐसे लोग घुस गए जिसकी वजह से प्रदर्शन खराब हुआ, माहौल बिगड़ा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल इनसे नहीं, आपने चिन्हित नहीं किया। इसका जवाब हम आप ही लोगों से लेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, एक ब्रेक के बाद फिर से देश का सवाल जारी है। इंतजार करिए, कहीं मत जाइए, ये बहस जारी है। देश के लोग लगातार मुसलमानों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार मुसलमानों से संवाद क्यों नहीं कर रही? आज भोपाल में दिग्विजय सिंह ने मुस्लिमों के बीच क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। विश्वास की बात करते हो, हजारों लोगों के खून ने गुजार किया, हजारों लोगों को तुमने
निर्दोष लोगों को तुमने मार डाला। गुजरात के दंगों के पीड़ित लोगों को आज तक बसाया नहीं, और तुम कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों डरो मत, मुझ पर भरोसा मन करेगा, आखिर हम जो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस बहस में, देश का सवाल में, आखिर ऐसे नेता कौन हैं जिनके कहने मन करेगा आखिर हम जो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस बहस में, देश का सवाल में, आखिर ऐसे नेता कौन हैं जिनके कहने पर जनता भड़क जाती है, उकसाने वाले बातें करते हैं वो नेता, आखिर सियासत के लिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। क्या ये वजह तो नहीं? इसी बात को लेकर देश का सवाल आज चल रहा है। मेरे साथ जब ब्रेक पर मैं था तो हमारे एक मेहमान हैं। जी हां, हमारा नारा भाईचारा मिशन। जी हां, ऐसे दिलदार हुसैन बेग साहब भी है। दिलदार साहब, दिल खोल के बोलिए और ईमानदारी से बोलिए कि क्या किसी साजिश के तहत कौम के तमाम उन युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? हमारा नारा भाईचारा। सीएबी के ऊपर जो संकट या जिस तरीके के जो बादल छाए हुए हैं, जो मामलात हैं, उसको देखते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि मुसलमान कम पढ़ा लिखा है और 50 साला दौरे हुकूमत में जिस सरकार का शासन रहा, उसने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर आज मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़ा होता तो वो ऐसे नहीं, ऐसे करने वाला होता। हमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हमें पढ़ लिख करके, पढ़ाई के जरिए से उस बात को पता लगे कि इस अमेंडमेंट में क्या चीज है। मुसलमान सिर्फ सियासत का वोट बैंक। देखिए, पिछले 70 साल से मुसलमानों के साथ, सियासत किसी की भी हो, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कर रहा, किसी 70 साल से हुक्मरानी हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान जब आजादी के बाद आवाज लगी तो सरदार पटेल, पंडित नेहरू की बात पर हिंदुस्तान और गांधी जी की बात पर, बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तान में रही, और जिन्हें पाकिस्तान था वो जाना था, वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का है, था, रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, एनडीए की सरकार पिछली बार 6.5 साल रही और अब जो है पिछले 6 सालों से है। लेकिन जिस दिन से आए इस देश का हाल ये हो गया, चाहे वो दिल्ली जल रहा हो या आसाम जल रहा हो या हरियाणा या गुजरात या चंडीगढ़ के हाथ से इतने ज्यादा है, वो अपने फूल से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू तेरी आंखों से इतना संजीदा मैटर चल रहा है, शेर शायरी कर रहे हैं। को एक साथ देखिए, आज़ाद खान साहब, मुसलमान भी सवाल करने दीजिए, मेरी थोड़ी आवाज बैठी हुई है, सवाल करने दीजिए। सरकार को आगे बढ़कर समझाना चाहिए था कि ये तुम्हारे हक में है या गलत। सरकार जिम्मेदार, प्रधानमंत्री ने कहा मेरे भाई, आज का आज बढ़ के कहा है, पहले दिन से कहा है कि जो कैब है वो सिर्फ 3 इस्लामिक देशों से आए हुए लोगों को, जो प्रताड़ित हैं उनको इंक्लूड किया। आप लोग पहले ये भ्रम साफ करिए। जिलानी साहब, आपको जो सफाई देनी है, आपको जो गलतफहमी दूर करनी है, वो ये कि ये मुसलमानों को लेकर आप ये बताइए कि सीमा पार के मुसलमानों की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए, उन्हें आप क्या समझते हैं हाफिज सईद को यहाँ बुला लिया जाए? हम ये कह रहे श्रीलंका में बर्मा में मुसलमान है, नेपाल में मुसलमान है। अगर वो आएगा तो आप ये भेदभाव नहीं करिए। आप ये करिए कि हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि हजारों साल से इस मुल्क में जो भी लोग आया, उस मुल्क ने हमेशा उसको समाया अपने अंदर। ये मुल्क 30 सेकंड दीजिए मेरे को जवाब। 4 वर्ष अमन की संस्कृति है। देखिए, कोई भी ऐसा मामला इस बीच हमारे बीच एक और मेहमान आ गए, सिराज साहब। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेहरुद्दीन साहब, आ रहा हूं आपके पास। सिराज साहब, आपको पता है किस मुद्दे पर चर्चा और बहस हो रही है? जी हाँ। कौन है जो बांट रहा है? देखिए, इस वक्त मीडिया और हुकूमत ये दोनों मिलकर पूरी तरीके से मुद्दे को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं।
एनआरसी और सीएबी के साहब मीडिया कहां से बांट दिया? देखिए साहब, अगर सड़कों पे उपद्रवी उतरे हुए हैं तो वो दिखाना अपराध है। नहीं, अगर आप एक ही पक्ष, एक ही सिक्के का, अरे यहाँ दोनों पक्ष बैठे हैं, अगर कोई भी मीडिया दोनों पक्ष लेकर बैठता है। मीडिया नहीं, लेकिन जब आप जामिया की बात कर रहे हैं, जब आप जामिया की बात कर रहे हैं, जब आप जाफराबाद की बात कर रहे हैं, तो जाफराबाद में आप भीड़ तो दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस के जरिए जो दुकान तोड़ी गई है, जो पत्थरबाजी हुई है, उसे आप नहीं दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी पे बहस करेंगे तो मुझे लगता है इंसाफ मुद्दे से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहस आप करते हैं, हम हकीकत अरे आप बात करते हैं ना, हम जमीन में जाकर नगर भी दिल्ली के डिप्टी सीएम और हमने जाफराबाद के लिए हालात एक झूठा वीडियो डालने की बात आप करते हैं, झूठा वीडियो डाला, झूठा साबित हो गया, साबित हो गया यार, साबित हो गया, वो साबित हो गया। अब आप लश्कर भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तुम जिस तरह से चाहो उस बात को, ये तो आपका अपना मसला है। लेकिन शिराज साहब सियासत के लिए सियासत वाले क्या करते हैं इस पर हम सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं, लेकिन हम आपको शिद्दत से कहते हैं कि हम जो कहते हैं, जो दिखाते हैं, उसमें ईमानदारी है, उसमें निष्पक्षता है। किसी बगैर भेदभाव के इस मंच पर आप भी बैठे हैं, यहां पर बात बगैर किसी दबाव और भेदभाव के करने के लिए आपको बुलाया गया है। आप बताइए, आप यहाँ आए, आपसे किसी ने कहा क्या कहना है क्या नहीं कहना है? नहीं, तो फिर देखिए आप क्या ही ना, आप कैसे कहा कि आपको मीडिया की जहां तक बात है, मीडिया का सारा इसीलिए ये पहली बात पूरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 19 यूनिवर्सिटी में अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, ये जो मामला है, सारे हिंदुस्तानियों को आप हिंदू और मुसलमान का बनाइए। ये भारत एक जिस्म है, इस भारत के अंदर जितनी भी जातियां, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उसका हाथ पैर उंगलियां सर है। अगर किसी एक को तकलीफ हो तो पूरे भारत को तकलीफ होनी चाहिए। तकलीफ की बात ही कहां से आ गई शिराज साहब? ऐसा यहां के मुल्क में रह रहे किस मुसलमान को आकर किस एजेंसी ने ये कहा कि अब आपका रहना या आपकी नागरिकता ले ली जा रही है? अरे साहब, पहले आप मामले को समझिए। एनआरसी में जो पूरी तरीके से फेल हुई, 1600 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद सरकार को एक जुमला चाहिए, सरकार को एक मुद्दा चाहिए। आप पहले बात सुन लीजिए, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जो भी आप कहें दिल पर हाथ रख कर कहें कि आप किसी को उकसाने, बहकाने और भड़काने वाली बात नहीं कर रहे हैं। सच्ची बात कह रहा हूँ, आपको सुनना होगा। आप 2 मिनट सुन लीजिए, आप मुझे 2 मिनट सुन लीजिए, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुल्क जो है वो सबका मुल्क है, मैं वही तो कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। सबका मुल्क है, यहाँ पर ये जिस्म है, जब तक हम करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जो सरकार भाई साहब, आप जो कानून आया है, हम देखिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए। बिलाल भाई सरकार थी, लेकिन हम जब तक करीब नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा? रंगरेज साहब, अदब के साथ दरख्वास्त है, तथ्यों को सुने। ऐसा है, हमें करीब आना पड़ेगा। हिंदू बड़ा भाई है और मुसलमान अनिल साहब, ये सुन लीजिए, हमें करीब आना होगा, हमें भड़काना नहीं है, हमें भड़काने वालों को बेनकाब करना है। अनिल जी, भड़काने वालों को बेनकाब करना है। सुनिए, और इसके वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़ीर-ए-दाखिला हो,
ये मुल्क शहीदों का मुल्क है, ये मुल्क सबका मुल्क है। नहीं, आपको सब भाईचारे की बात काम करिए, आप इनकी गलतफहमी दूर करिए। आज आप पर डबल बात क्यों नहीं सुनी? जब भाजपा की सरकार बनी हमारे साथ पूरे देश के लोग हमारे साथ बिल के साथ पूरे देश में हमें जागरूक करने के लिए आपको आना पड़ेगा। मुद्दे को भटकाया, लेकिन खैरुद्दीन बिलाल जी नहीं चलेगी। हमारा नारा भाईचारा बुलंद रहेगा, देश ताकत रहेगा, शहीदों के सपनों का भारत बनाएगा। भाई और मैं रंगरेज साहब सुनिए, भारत के न हिंदू न मुसलमान, आप दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे आपसे ऊपर उठ के उन्होंने तो कह दिया कि भारत के नागरिकों पे खतरा है। तो मेरा ये कहना है, आप ये समझिए अनिल जी, सिराज जी, कि इस तरह के किसी खतरे की कोई बात ही नहीं है। मेरा मेहरदीन से सवाल है, एक बार सुन लेते हैं, यासिर जी को सुन लेते हैं। बिलाल साहब, एक बार सीए को मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ो, मैं जिस लैंग्वेज में कहोगे मैं पूरा बिल दे दूंगा, उसमें आप पढ़िए, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप जहां रहते हैं मुसलमान आपको देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, आप उनके अंदर अगर डर फैलाएंगे, अरे यार बेकार की बात ना करो, हाजिर खान साहब समझा रहा हूँ, फिर आप मुसलमानों को धोखा मत दो, मुसलमानों को धोखा मत दो, मुसलमानों को धोखा मत दो, वो सारे के सारे आप करते रहो, इसमें JNU भी है, इसमें VVS भी है, कहाँ है? वो संविधान से चलेगा, ना कि हिटलरगिरी के मोदी जी और संविधान से देश चल रहा है, जो वो कर रहे हैं, किसी देश की आवाज नहीं सुन रहे। आप सब लोग व्यक्ति का अधिकार है, लोग रोडों पर है, संविधान से देश पूरे देश में चल रहा है और एक आदमी को रंगरेज साहब, धरना प्रदर्शन चल रहा है या चलाया जा रहा है? नहीं चल रहा है ये। हमारे देश की आप सुनिए, हमारे देश की पूंजी और अमानत क्या है? अमन चैन भाईचारा है ना, यही पूंजी है। तो अगर किसी के हाथ में आप खेलेंगे तो आप ये समझिए कि ये चिराग साहब आप अपनी बात कीजिए। मनीष जी, देखिए जहां भी प्रदर्शन चल रहा है, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप बात बोल लेने दीजिए। ऐसा ना करें आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क में रह रहे हर नागरिक को अमन चैन देना सरकार ये सुनिश्चित करती है और सरकार सुनिश्चित करेगी। शिराज साहब अपनी बात देखिए। जनाब मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां भी मुजाहरे हो रहे हैं, जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे अमन के साथ हो रहे हैं। ये जो मामला चिटपुट हिंसाएं पेश आई हैं, इसमें आपने देखा होगा, वीडियोस भी आपके सामने आए हैं, वो जो उपद्रवी हैं वो कहीं भी वो प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं थे। बाकायदा अरे पहले बात सुन लीजिए यार, मैं पहले बात ये कर रहा हूं कि प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है पुरअमन हो रहा है, पुरअमन हो रहा है। भाई बात सुनिए, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं यार? आप बोल किसकी तरफ से रहे हैं? पहले सुन लेने दीजिए, जमहूरियत, पहले हमें कह लेने दीजिए भाई, कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है ये पूरे अमन के साथ हो रहा है। माहौल को खराब करने की कोशिश सरकार
और पुलिस कर रही है, ना कि आवाम कर रही है। और इसको हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इंसानियत को भारत को बांट सके। आप प्रोटेस्ट में मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों से देश का आइन बन चुका है, मुसलमानों से अभी अदालत में क्रिश्चियन है, इस प्रोटेस्ट में मुसलमानों से ज्यादा सिख है। ये हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट है, मुसलमानों का प्रोटेस्ट अभी मैं अपनी बहस से आखिरी पूरा हिंदुस्तान 10 सेकंड सबको बोलना है, 10 सेकंड सबको बोलना है। मेहरुद्दीन साहब, ये बहस का आखिरी पड़ाव है, 10 सेकंड अपनी अपनी राय दें, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। 10 सेकंड मेहरुद्दीन साहब, 10 सेकंड यानी 10, 11वां। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एक्ट है ये संविधान के कई आर्टिकल के ये खिलाफ है। हम इस एक्ट को चाहते हैं कि अमित शाह साहब और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें पूरे देश ने चुना, आज वो देश के लोगों की जिन्होंने उन्हें वोट दिया, आज उनकी बात सुनने को वो तैयार नहीं। इस बिल को तुरंत वापस ले, तुरंत वापस ले, तुरंत वापस ले इस बिल को। वो अपने आवाम के साथ जो वोट है उनके खिलाफ वो गलत नहीं कर सकते। अनिल जी, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अमन और प्यार से प्रदर्शन हो रहा था, बीच में कौन लोग आए उनको देखें और उन पर कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी है, कानून अपना काम कर रहा है। आप जनता के लिए कहें, उन अल्पसंख्यकों के लिए कहें कि किसी के प्रदर्शन हो रहा था, बीच में कौन लोग आए उनको देखें और उन पर कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी है, कानून अपना काम कर रहा है। आप जनता के लिए कहें, उन अल्पसंख्यकों के लिए कहें कि किसी के बहकावे में ना आए, तो मुझे लगता है ये भाईचारा मैं अपील करना चाहूंगा पूरे मुल्क से कि भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता, राजनीतिक पार्टियां कोई नहीं तोड़ सकती, भाईचारा कायम रहेगा और जब तक हमारी सांस है हम भाईचारे का पैगाम देते हैं। देखिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ में अपील करना चाहता हूं कि इस प्रोटेस्ट में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, बल्कि देश के सारे लोग इसमें शरीक हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये कहते हैं हम। जी बिलाल साहब, मैं तो अदब के साथ इस चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क से उम्मीद करूंगा कि हमें करीब आकर, पहले तो मैं मुस्लिम स्कॉलर से अपने साथियों से कहता हूं कि इसको करीब से समझें, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, और कुछ असामाजिक तत्व जो भारत की तहजीब को खत्म करना चाहते हैं तो उनसे बचे और अपने यहाँ भाईचारा और इंसानियत को कामयाब करें। संदेश सियासत का अपना ही फसाना होता है। लिखी है स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन उनके चेहरों से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। आखिरी 10 सेकंड आपके हैं, ताकि जो संदेह और गलतफहमी फैल रही है उसको कैसे रोकें। देखिए, भारत के मुसलमानों से मैं आपके सबसे ज्यादा शिराज साहब इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत के रहने वाले हैं। भारत की कोई राजनीतिक दल जो कपड़े लपेट के चेहरे पे उग्र आंदोलन करती है, आप उनके बहकावे में नहीं आए। भारत आपका मुल्क है, उससे मोहब्बत करें। जी सिराज साहब, देखिए साहब, ये जो हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये गलत हो रहा है और चाहिए कि फौरन ही ये बिल वापस लिया जाए, देश को और भी ना तोड़ा जाए और हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को ना बांटा जाए। जो लोग इसमें मतलब गलत कर रहे हैं, जिनके जरिए पुलिस वालों ने जो जामिया के अंदर किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपने यहां मौजूद तमाम मेहमानों की राय सुनी, उनके अपने विचार सुने, लेकिन कोशिश ये है, यजुर्वेद हो ऋग्वेद हो, वेद की ऋचाएं केवल यही कहती हैं, सर्वधर्म संभाव वसुदेव कुटुंबकम, सबका साथ और सबका विश्वास होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सपनों का विकास भी होगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, खबरों के दिन भर के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के 7:55 पर।